तो बच्चे लोग लास्ट लेक्चर तक मैंने आप लोगों को ओम्स लॉ तक कंप्लीट कर दिया था, जहां से अपन J बराबर सिग्मा ई में इसको इस्तेमाल करते हैं। J बराबर सिग्मा इंटू ई, एंड आई ओनली सेड यू दैट सिग्मा इक्वल्स टू कंडक्टिविटी। लेकिन अभी क्या है, अपन को पूछेगा वो कि क्या होता है कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी। तो बच्चों ये बहुत सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन टारगेट करते हैं टू अंडरस्टैंड रेजिस्टिविटी, व्हाट शुड बी इट्स डेफिनेशन। तो एक बहुत ही पुराना फॉर्मूला है, जैसे एज ओल्ड फॉर्मूला दैट सेज दैट आर बराबर कितना होता है, रो एल बाय ए फ्रॉम क्लास 10th। हाँ या ना बच्चों, होता है। तो मान लीजिए कभी थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है जिस कंडक्टर का ना बच्चों, जिस कंडक्टर का जो लेंथ है वह 1 मीटर आ गया है, और जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आता है वो 1 मीटर का स्क्वायर आ गया है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं आर बराबर रो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1, मतलब कहने का है आर बराबर रो। तो हाउ विल यू डिफाइन इट? तो हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी का मतलब होता है इस रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ये वो रेजिस्टेंस होता है ऑफ अ कंडक्टर हैविंग, स्ट्रिक्टली उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए बच्चों, और एरिया कितना होना चाहिए। मतलब ऐसा इंसान जिसका लेंथ 1 है और एरिया भी 1 हो गया, हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। यूनिट मतलब बच्चों 1 भी होता है टेक्निकल टर्म में। तो आर का फॉर्म में तो क्या हो रहा है अपने पास, रो एल बाय होता है। फिर आप बोलोगे सर ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो ये अपन जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी मैं लिख देता हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। ये अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी आगे करिकुलम में आएगा। तो जो पुराना है वो लिखवा देता हूँ बच्चों। पहला तो होता है बच्चों नेचर ऑफ मटेरियल। आपने नोटिस किया होगा बच्चों, कुछ मटेरियल ज्यादा कंडक्टिव होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ जल्दी से करंट पास कर देते हैं। देयर इज सम जो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो ऑल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, जैसे कि कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, वगैरह वगैरह। सेकेंड थिंग बच्चों बहुत क्रूशियल है, जो अपना एक पूरा लेक्चर खाएगा ये, इसको बोलते हैं अपन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, है ना। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग बिहेवियर हो जाता है बच्चों रेजिस्टिविटी का, क्योंकि वैल्यू बदलती है। वी ऑफन सी दैट जब अपन किसी अप्लायंस को ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो बच्चों तो हीट होना शुरू करता है और फिर मेल्ट फंक्शनिंग शुरू हो जाती है। इसलिए टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है वेन एवर द करंट इज फ्लोइंग इनसाइड अ कंडक्टर। तो ये तो अभी बच्चों ब्रीफ बातें हैं जो आपको बताई गई हैं कि नेचर पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे, और बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है रो। बट अगर यहीं से मैं आप सबसे पूछूं बच्चों कंडक्टिविटी क्या मतलब होता है, तो आप बोलोगे सर कंडक्टिविटी इज सिंपली, देखो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ, बोलो रेसिप्रोकल ऑफ, पहले बच्चों रेजिस्टिविटी पढ़ाया जाता है एंड देन यू राइट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, विच मीन्स दैट सिग्मा बराबर बोलो एंड अगेन वाइस वर्सा। किस किस को आया ये समझ में? रो इक्वल्स टू सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो। तो कनेक्टिविटी क्या होता है बच्चों, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। अब मैं आप लोगों को ना एक एक करके इनके डेरिवेशंस क्या होंगे वो बतला देता हूं। तो चलो बच्चों जल्दी से इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो अगर मान लो हमसे कभी कोई बोलता है ना कि कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन बताइए, तो बोलना सर जी बड़ा आसान है, एक्सप्रेशन फॉर, मैंने यहां लिखा है कंडक्टिविटी। इसको बच्चों सिग्मा से देखते हैं। मुझे बताओ कौन से 2 फॉर्मूले हैं आपको जो आप जो जानते हो। तो मैं बोलूंगा बच्चों सबसे पहले तो बच्चों का फेवरेट फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं अपन ओम्स लॉ। हाँ या ना? तो बोलोगे यस सर। तो ये लिखा हुआ है यूजिंग ओम्स लॉ जे बराबर कितना होता है बच्चे लोग, ओम्स लॉ में जे बराबर कितना होता है, सिग्मा इंटू ई, राइट। और बच्चों करंट डेंसिटी जो जे है, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसमें क्या होता है रिलेशन, तो बोलोगे सर जे मतलब होता है एन ई वी डी। किस किस को आया ये पक्का? दोनों का बच्चों, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड देखो समझ में आ गया वो क्या करने जा रहे हैं सर। सो इन द वेरी नेक्स्ट लाइन आई कैन राइट सिग्मा इंटू ई बराबर बोलो एन इंटू ई इंटू वी डी। पेजेस टर्न करके मुझे बताओ कि वी डी का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे सर छोटा ई बड़ा ई टाउ बाय एम होता है। मैं क्लियर? जस्ट पुट दिस वैल्यू हियर,
यू विल हैव वन आंसर, सिग्मा इंटू ई इक्वल्स टू एन इंटू ई, छोटा ई बड़ा ई बाय एम, और ये टाउ। इलेक्ट्रिक फिर से इलेक्ट्रिक चला जाएगा बच्चों, सिग्मा का फॉर्मूला आ चुका है अपना एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय एम। किस किस को आया ये, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोलो, पर यूनिट वॉल्यूम। परेशानी वाली बात, टाउ क्या है बच्चों यहाँ पे, एवरेज, बोलते जाओ बोलते जाओ, एवरेज कोलिशन टाइम। बच्चों देखो कितनी आसानी से अपन समझ सकते हैं, जे बराबर सिग्मा ही होता है, किसने बोला है ये, ओम्स लॉ ने। जे बराबर एनी वी डी होता है, किसने बोला है बच्चों, इस वाले टॉपिक ने, रिलेशन बिटवीन। इन दोनों से मैंने क्या करा, कॉपी कर लिया इनका एक्सप्रेशन, तो मेरे को ये मिल गया। अगली लाइन में मेरा आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये टाउ लिखा हुआ है बच्चों, है ना, ये ऐसा टेढ़ा करके। अगर सिग्मा आ गया है तो रो आने में कितनी दिक्कत होगी आपको, बोलो सर बिल्कुल नहीं होगी। देखो ना यहाँ पे रो कितना हो जाएगा, 1/सिग्मा हो जाएगा। तो भाई साहब इसी पेज पे अगर मैं आपसे पूछूं एक्सप्रेशन फॉर रजिस्टिविटी, तो उसके लिए बच्चों एक लाइन भी खर्च नहीं करनी है अपन को, बोलो। कितना होता है रो, तो कहोगे सर 1/सिग्मा होता है। पलट के बोलो इसको, एम अपॉन, है ना, इसको भी आप लोग एक बॉक्स में रख लो, काम करेगा ये आगे चल के। कोई प्रॉब्लम, हाँ है ना, बोलो भाई। देखो रजिस्टिविटी अगर आ गया है बच्चों, कनेक्टिविटी अगर आ गया है, तो लगे हाथों अपन को दो बातें और पढ़नी है, और उनके भी फॉर्मूले हैं बच्चों, एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस, और बच्चों रेजिस्टेंस का एग्जैक्ट रेसिप्रोकल होता है, उसको अपन बोलते हैं कंडक्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो कम कंडक्टिव होगा, और जिसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा कम रेजिस्टेंस होगा। इसलिए ये बहुत फेयरली अज्यूमेबल है कि बच्चों ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। ऑल्दो सब जानते हो कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, प्रॉपर्टी है जो अपोज करता है। आई टीच द डेफिनेशन जस्ट लेटर ऑन, अभी समझ लीजिए। यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्या होता है बच्चों, आर बराबर बोलते जाओ रो इंटू एल बाय ए होता है, हाँ या ना, होता है ना। टेंथ क्लास से तो टेंथ वाली रिलेशन नहीं बतानी है अपन को, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना है। अब बच्चों ये बात ध्यान रखो कि रो आपने एक पेज पहले पढ़ा है, जस्ट 5-10 सेकेंड पहले पढ़ा है। क्या पढ़ा है, रो का फॉर्मूला जल्दी बोलो, ये एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ, तो ये हो जाएगा एम डिवाइड बाय, बोलो, एन ई स्क्वायर टाउ, और लेंथ और एरिया एज इट इज। तो टेंथ क्लास के बच्चे से पूछोगे व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो वो ना ये ऊपर वाला फॉर्मूला बताएगा। और ट्वेल्थ क्लास से पूछोगे, बोलोगे व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो वो ये वाला फॉर्मूला बताएगा। सिमिलरली बच्चों अगर हमसे कोई पूछे कि भैया व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टेंस नॉट कंडक्टिविटी, तो बोलोगे इट इज द, बोलो भाई, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस आर, मतलब जी का मतलब होता है 1/r। बच्चों उसको पलट के बोलो, अब मैं तुम लोगों से ऑनेस्टली एक बात पूछता हूँ, क्या वाकई में आपको ये चारों पांचों टॉपिक पढ़ने पड़ रहे हैं, या अकेला एक आंसर आ गया एनी स्क्वायर टाउ बाय एम तो उससे सारे मिल जाएंगे, सोच के बोलो। इफ यू गेट सिग्मा इक्वल्स टू एनी स्क्वायर टाउ बाय एम, मतलब उसको पलटेंगे तो रो मिल जाएगा, ठीक है। उस रो को टेंथ क्लास के फॉर्मूले में रख देंगे तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा, इस पूरे को पलट देंगे तो ये मिल जाएगा। तो पढ़ाई अपन ने एक करा है, अपने क्वेश्चन 4 सॉल्व हो रहा है। सो विद दिस एक्सप्रेशन हम लोग सिग्मा, रो और ये बाकी सब चीजें से समझ सकते हैं। अब अपना काम बनता है कि थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया जाए रेजिस्टेंस को, और कुछ क्वेश्चंस लगा लिए जाए। और वो समझाना इतना आसान है अपने लिए, क्योंकि वी ऑलरेडी हैव गॉन थ्रू द चैप्टर इन क्लास 10, जहाँ पे बेसिक आइडिया लग जाता है कि रेजिस्टेंस सीरीज में लगता है, पैरेलल में लगता है, वगैरह वगैरह एंड वगैरह, ठीक है। तो चलो अपन थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है बेसिकली बच्चों, है ना, रेजिस्ट कर देना करंट को, ठीक है। रेजिस्टेंस बेसिकली में क्या है, तो
इसको सबसे पहले अपन आर से देखते हैं बच्चों, ये प्रॉपर्टी होता है एक्चुअली। और अगर इसको आप रियल लाइफ में देखना चाहते हैं तो जब भी लैब सेशन वगैरह अपना ओवर होगा ना, लैब सेशन स्कूल वगैरह आओगे तो लैब वगैरह में जाने को मिलेगा, तो यू विल सी दैट एक रेजिस्टेंस ना बच्चों इस तरह का होता है, एक सिलेंडर के शेप का होता है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही बना देता हूँ, वेट अ मोमेंट। इस तरह का बच्चों होता है एक सिलेंडर के शेप का ही। ठीक। और क्या वैल्यू इसकी, वो वैल्यू पहचानने के लिए ना इसके ऊपर ना रिंग्स बने होते हैं, उस रिंग्स को ये लोग ना बैंड कहते हैं। क्या बुलाएंगे बच्चों? बैंड बोलेंगे। तो 3 बैंड ना पास पास में बने रहते हैं, और जो लास्ट बैंड होता है वो थोड़ा दूर बना होता है। आजकल तो 5 बैंड वाले भी आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक में अपन को 4 बैंड वाले पढ़ना है। तो बैंड नंबर 1, बैंड नंबर 2, बैंड नंबर 3 और थोड़ा अलग से करके बैंड नंबर 4 वाला होता है। फोर्थ बैंड को ना टॉलरेंस बैंड बोलते हैं। ठीक है। तो बिफोर जंपिंग डायरेक्टली ऑन टू द रेजिस्टेंस, हम लोग कैसा पढ़ते हैं 10th क्लास में, इसको जिगजैग पाथ की तरह पढ़ते हैं। जिगजैग पाथ इसलिए बच्चों की ये इनहेरेंट समझा देता है कि करंट को ये स्टॉप कर रहा होगा। तो लिखते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ अ। अब कंडक्टर का ये मतलब नहीं है कि भाई किसको कंडक्ट करना ही पड़ेगा। इट कैन बी अ बैड कंडक्टर, इट कैन बी अ गुड कंडक्टर, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो कंडक्टर एक मेटाफोरिकली नाम है, ये नहीं कि वो कंडक्ट करेगा ही, नो। कंडक्टर मतलब वायर, एनी इलेक्ट्रिकल थिंग कॉल्ड एज कंडक्टर, बिकॉज जो अपना घर में इलेक्ट्रिकल आयरन होता है वो रेजिस्टेंस ज्यादा रखता है अपने पास, तभी तो इतना हीट कर पाता है वो। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, टू अपोज, अपोज करता है, रजिस्ट करता है, टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। सिंपल बच्चों, बहुत सिंपल भाषा में। तो कोई भी कंडक्टर कैटेगराइज कर दिया जाता है बच्चों 2 तरीके से, और एक को बोल सकते हो आप लोग सर ये गुड कंडक्टर में आ जाएगा। बस 10th क्लास की बातें चल रही हैं इसलिए फटाफट पढ़वा रहा हूं मैं। और एक आ जाएगा बच्चे लोग बैड कंडक्टर्स में। तो बैड कंडक्टर्स मतलब जिन बेचारों का आर ज्यादा होता है, और गुड कंडक्टर्स मतलब जिन बेचारों का आर क्या होता है बोलो, कम होता है। समझ में आ रही बात? तो इसको अपन जनरल भाषा में ना इंसुलेटर्स कहने लग जाते हैं, और इसको लोग ना मेटाफोरिकली मेटेलिक कंडक्टर्स कहने लग जाते हैं, या ऐसा बोलने लग जाते हैं प्लेन लैंग्वेज में कंडक्टर्स। ठीक है, डिबेट नहीं करना है कि सर कंडक्टर बोल के, कंडक्टर लिख के और बाद में फिर कंडक्टर लिख दिया आपने। अरे भाई ऐसे ही चलता आ रहा है तो अपन क्या करें इसमें। ठीक है, पूरा फोकस इस पेज पे ना यहाँ पर दो, ये जो रिंग्स पढ़ाए ना मैंने, पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड और चौथा बैंड, इनको यूज करके अपन लेमन इंसान या शॉपकीपर के पास जाए, बोले भैया 50 ओम का रेजिस्टेंस देना, तो उसको थोड़ी ना अंदर घुस के मालूम पड़ रहा है, वो हर जगह सर्किट में लगा के नहीं दिखेगा। वो उनके नंबर्स देखकर डिसाइड कर देता है कि इसकी इतनी वैल्यू आएगी। तो एग्जाम में 1 मार्क का बोर्ड का रेगुलरली आज क्वेश्चन है, उसको कहते हैं बच्चों कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, जो अपना अगला टॉपिक जाने वाला है। ठीक है, तो इट इज यूज्ड टू फाइंड, इट इज यूज्ड टू फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। है ना? अगर अपन थोड़ा टॉपिक से हटके बात करें तो बच्चों रेजिस्टेंस बना होता है सेरामिक से। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं ताकि उनकी वैल्यूज बन पाए, अलग अलग बन पाए। ऐसा नहीं कि अपन ने कॉपी पढ़ने के लिए तो 1 ओम लिख दिया, 100 ओम लिख दिया, 10 ओम लिख दिया, लेकिन रियल लाइफ में कुछ तो मतलब बन रहा होगा ना बच्चों। तो लैब में जाओगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा देख करके, 3 बैंड बने रहेंगे, उनको देख के तुरंत वैल्यूज निकाल लोगे। अब वो वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं उसके लिए अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये एक्सटेंसिवली पूछी जाने वाली चीज है बच्चों, इसका नाम होता है कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स। जो लास्ट ईयर का रिवाइज सिलेबस था ना बच्चों, उसमें से इसको निकाल दिया था इन लोगों ने, और अभी तो अपन को पूरा वापस कर दिया इन लोगों ने, तो ये अपन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स। तो बच्चों जनरली ना रजिस्टेंस को बनाने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, 4 बैंड का इस्तेमाल करती हैं। कुछ फिलिप्स के रजिस्टेंस होते हैं जो 5 बैंड पे काम करते हैं, नॉट इन द सिलेबस, सो विल नॉट डिस्कस इट। ये 3 बैंड पास में रखे होते हैं बच्चों, ये 3 बैंड ना वैल्यू बता रहे होते हैं, और चौथा बैंड होता है वो उसकी गलती बता रहा होता है, तो उसको बोलते हैं कितना टॉलरेंस का है, कितना उसमें टॉलरेंस है। मतलब मैं सामने से बोलूंगा भैया मुझे 100 ओम का रेजिस्टेंस देना, अब क्योंकि ये सिरामिक से बना है, ग्लास से बना है, अलग अलग कंपोनेंट से बना है, तो हो सकता है कि सामने वाले ने 95
ओम का बनाया हो या 102 ओम का बन गया, बेचारी क्या गलती है इसमें। तो वो लास्ट बैंड जो होता है ना, वो ये बताता है कि उसको कितनी एफिशिएंसी के साथ बनाया गया है, कितने प्रिसीजन के साथ बनाया गया है। तो कलर देख के क्या कैसे कोड किया जाता है, तो बच्चों लेफ्ट साइड में देखो वैल्यू कैसे निकाली जाती है रेजिस्टेंस की, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। कुछ नहीं करना होता बच्चों, एक डैश लगाओगे, एक और डैश लगाओगे, मल्टीप्लाई करके 10 टू पावर में तीसरा डैश लगाओगे। मेरे कहने का मतलब है फर्स्ट बैंड से जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको यहाँ रख देना, डिजिट की बात कर रहा हूँ। सेकेंड बैंड की जो डिजिट आएगी वो यहाँ आ जाएगी, और थर्ड बैंड की डिजिट को मल्टीप्लायर कहते हैं, तो वो 10 टू पावर में आती है। ठीक है, अब ये कोड कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे, और सबको पता है नंबर सिस्टम में 0 to 9 तक की बात होती है, उसके अलावा तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ। तो बोलोगे ये सर बात तो पक्की है, तो सबसे डार्क कलर कौन सा होता है, तो बोलोगे सर जी ब्लैक होता है। सबसे ब्राइट कौन सा होगा कॉन्ट्रास्टिंग में, तो बोलोगे सर जी व्हाइट। तो एंड्स पे ब्लैक और व्हाइट कर देना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं बार बार बीच में बी आ रहा होता है, तो उसको ब्लैक ब्राउन को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, स्टार्ट कहां से करोगे बच्चों, ब्लैक से, एंड कहां पे करोगे बोलो, व्हाइट पे। तो इन सबके इनिशियल्स लिख लेता हूं मैं, ब्लैक का हो जाएगा बी, ये भी हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आर ओ, इसको बोलना वाई। ठीक है, देन ग्रीन, ये हो जाएगा ब्लू, देन वॉयलेट, देन ग्रे, देन अगेन व्हाइट। और गोल्ड सिल्वर और नन लिखा है ना, तो इसको ऐसा पढ़ लो, गोल्ड सिल्वर और नन की जगह, नो की जगह एन कर लो। तो इसका बच्चों एक राइम चलती है, बचपन ही पढ़ते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करके, वैसे ही बच्चों ऐसे पढ़ाया जाता है। बी बी रॉय, कैपिटल में लिख रहा हूं मतलब वो यह रिप्रेजेंट करेंगे, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, किसी को इसमें ऐसा बुरा मानने वाली बात नहीं है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, यहां पे कई जगह पे खत्म हो जाएगा, इसको ऐड कर देते हैं। उस वाइफ ने क्या कर रखा है बच्चों, सोना चांदी पहना हुआ है, तो वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, तो एन से मैंने यहाँ पे नेकलेस को भी ऐड कर दिया है। अब देखो कि क्या यहाँ पे करना है अपन को, ये पूरा एक स्टैंडर्ड पोएम याद कर लो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ और वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, तो ये रहा बी बी रॉय। आई बात समझ में, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, आप नंबर्स नहीं भूलोगे, और गोल्ड सिल्वर नेकलेस, गोल्ड मतलब 5%, सिल्वर मतलब 10%, नेकलेस मतलब 20%। कोई इंसान चांदी सोना नहीं बोलता, सोना चांदी बोलते हैं अपन, है ना हिंदू लोग। ठीक है, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, और ये पूरा जो टर्म आ रहा है बच्चों, ये लिमिट डिसाइड कर रहा है, 0 लिखा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7 8 9। नाउ कम बैक टू द प्रॉब्लम विच इज गिवन टू अस राइट हियर राइट नाउ। इस पे पहला रेड का है बच्चों, तो रेड का मतलब क्या होता है, टेबल में देखो, रेड मजे 2, है ना बच्चों। तो इसकी वैल्यू कैसे चेक करोगे आप लोग, तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस इक्वल टू, पहला डिजिट होता है, दूसरा होता है, और 10 टू पावर में बच्चों तीसरा बैंड आता है। तो मुझे इसका आंसर बताओ कितना आना चाहिए। पहला रेड है बच्चों, रेड से कितना हो जाता है 2, दूसरा कैसा दिख रहा है अपन को, ऑरेंज दिख रहा है, तो ऑरेंज से कितना हो जाएगा बच्चों बोलो, तो बोला जाएगा 3। थर्ड कौन सा है, येलो, येलो मतलब होता है 4, तो 10 टू पावर में आ जाएगा 4, प्लस माइनस करके इसको मैं फिलहाल सिल्वर की तरह मानूंगा क्योंकि सिल्वर के कलर का है वो। ठीक है, तो सिल्वर का मतलब होता है 10%, तो प्लस माइनस में ऐसा 10% कर देंगे, तो आपकी वैल्यू आ रही है 23 इंटू 10 टू पावर 4 प्लस माइनस 10%, जिसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग 230 किलो ओम्स प्लस माइनस 10%। बच्चों टॉपिक इतना आसान है, you just need to remember one single poem which says that बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ये बच्चों थोड़ा एडिशन कर दिया है मैंने ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रहे यहाँ पे। ये पार्ट टॉलरेंस बता रहा है, टॉलरेंस मतलब होगा कि अगर सोने से बना है, टॉलरेंस सॉरी गोल्ड कलर का है तो सोने से कौन बना सकता है, इतना महंगा चल रहा है सोना। गोल्ड कलर का है तो 5% होगा, सिल्वर होगा तो 10% होगा, और खाली है मतलब, खाली मतलब सबसे बेकार रेजिस्टेंस है, तो उसमें कितनी गलती होगी बच्चों, उसमें कितने की गलती होगी 20% की। मतलब अगर आप 100 ओम्स का मांगने जाते हो सामने वाले से, तो वो 120 का भी निकल सकता है और 80 का भी निकल सकता है। बात तो समझो मेरी, क्या बोल रहा हूं मैं।
100 प्लस माइनस 20% है ये, अगर खाली है वो। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली गो थ्रू दैट होल टॉपिक वन मोर टाइम। एक चार्ट है मेरे सामने, उस चार्ट में जो कलर्स लगे हुए हैं एंड वी नो दैट अगर अपन को न्यूमेरिकली नंबर सिस्टम में 10 डिजिट के बारे में अगर कोडिंग आ गई तो अपन सारा कुछ कोड कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं यहाँ से। तो इन लोगों ने क्या करा है बच्चों, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, इसको बोलते हैं कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स। जनरली जो मार्केट में कमर्शियल यूज के रेजिस्टर्स मिलते हैं, आप भी शॉप पे पेट वर्क बनाने जाओगे तो आपको मिलेंगे, तो उसके 4 बैंड होते हैं, दे हैव 4 बैंड्स, जिसमें 3 बैंड एक साथ लगे होते हैं जो वैल्यू बताने के काम में आते हैं। जो लास्ट वाला होता है वो देखो यहाँ लिखा हुआ है 5%, 10%, 20%। तो आपको इन 3 बैंड को देख करके उसकी वैल्यू लिखनी पड़ती है, और वैल्यू लिखना बच्चों एक्सट्रीमली आसान होता है। पहले बैंड की वैल्यू लिख दो, दूसरे बैंड की वैल्यू भी वहीं बगल में लिख दो, और मल्टीप्लाई करके थर्ड बैंड वाले को मल्टीप्लायर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मल्टीप्लायर। नाउ टेल मी, रेड का मतलब क्या है आपके लिए? 12th के बच्चों, रेड का मतलब 2, ऑरेंज का मतलब 3, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर, येलो कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 2 3 इंटू 10 टू पावर 4। ये इतना ईजी है बच्चों समझना। अब बोलोगे सर एग्जाम हॉल में हम यहाँ ये कहाँ थोड़ा ना बना कर लाएंगे, तो उसके लिए एक शॉर्टकट है बच्चों, याद करो। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। जनरली बुक्स वगैरह में इतना तो आपको प्रिंटेड मिलेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द पब्लिश बुक की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि सर मन से उड़ा के बोल रहे हैं, ये हमारे टाइम चलता आ रहा है। ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो लाइन से लिख डालो उसको। गलती कहाँ करता है बच्चा? ब्राउन ब्लैक में गलती कर देता है। तो बच्चों सबसे डार्क होगा वो ब्लैक हो जाएगा, और सबसे उसका अपोजिट व्हाइट तो एंड्स पे लिख देना, और कलर यहाँ पे देखो लाइट होता जा रहा है। वरना यहाँ बी की जगह ब्लू आएगा तो हल्ला करोगे, ब्राउन की जगह ब्लू आएगा तो हल्ला करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लो मैं आपसे रफली पूछूं कैलकुलेट द वैल्यूज, ये देखो यहाँ पर है ना, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस। पहला वाला बना हुआ है बच्चों ब्राउन है, फिर बच्चों ब्लैक है, एंड देन ऑरेंज है। ठीक है, और लास्ट वाला उसका गोल्ड का है। सेकंड वाला बच्चों रेड है, अगेन रेड है, अगेन रेड है। ठीक है, और सिल्वर का बना हुआ। जो थर्ड वाला है बच्चों, मान लो वो वॉयलेट है, येलो है, रेड है, और खाली पड़ा है। ठीक है, तो क्वेश्चन मान लो ऐसे आते हैं एग्जाम में, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इतने प्लेन क्वेश्चन, नॉट मोर देन 1 मार्क्स, 1 मार्क में इतना पूछ लेगा अपन से। तो क्या करते हैं अपन ना, क्विकली बच्चों आपको फिर से रिवाइज करवा दूं। अगर आपको किसी की वैल्यू चाहिए ना, इफ यू वांट टू चेक द वैल्यूज, तो बच्चों रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसे लिखी जाती है। पे अटेंशन एवरीवन, ये पहला बैंड होता है, दूसरा बैंड होता है, और 10 टू पावर में तीसरा बैंड होता है, और प्लस माइनस करके ये टॉलरेंस वाला बैंड लिखा जाता है। आ रही बात समझ में? फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड और थर्ड बैंड। अब देखो चार्ट सामने है, फॉर्मूला सामने है, सर ने समझा दिया है। मुझे बताओ R1 की वैल्यू कितनी आएगी? ब्लैक का मतलब क्या होता है? जल्दी करो भाई, ब्राउन लिखा है पहले है ना, तो ब्राउन का मतलब क्या हो जाएगा 1, ब्लैक का मतलब क्या हो जाएगा 0, फिर मल्टीप्लाई में 10 टू पावर में ऑरेंज का मतलब क्या हो जाएगा प्लस माइनस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल्ड? तो बोलोगे सर जी 5%। किस किस को आया ये? जो लास्ट बैंड होगा ना बच्चों, वो इसका टॉलरेंस बताएगा, इतना बताएगा कि कितनी वैल्यू बढ़ सकती है, कम हो सकती है। अब सेकेंड पे आते हैं, यहाँ पे लिखा है रेड, रेड और रेड। तो रेड का मतलब होता है 2, तो पहले वाले रेड का मतलब हो जाएगा बच्चों 2, दूसरे रेड का मतलब भी क्या हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई करके 10 टू पावर में तीसरे रेड का मतलब भी क्या हो जाएगा 2, और प्लस माइनस सिल्वर का मतलब क्या होता है? तो बोलोगे सर जी 10%। इसको ढंग से लिख लो आप लोग, 2.2 इंटू 10 टू पावर 3 हो जाएगा, प्लस माइनस ऑफ 10%। बुक्स में ऐसा लिखवाया जाता है, गलती करते हैं बच्चे। इसको ऐसा लिख सकते हैं 2.2 किलो ओम प्लस माइनस 10%। तो इन तीनों में से कोई भी आंसर कर दोगे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, एक बात का ध्यान रहे। लास्ट वाला बोलो, इसमें 3 ही बैंड है, तो रेजिस्टेंस फॉर द थर्ड बोलो।
वॉयलेट का मतलब क्या होता है देखो चार्ट में, वॉयलेट मीन्स 7, येलो मीन्स 4 एंड रेड मीन्स 2, और खाली है मतलब किस किस को आया ये लास्ट वाला बच्चों। अब बच्चों अपन ने क्या पढ़ लिया, कलर कोडिंग पढ़ लिया है। अब अपन को जल्दी से ये पढ़ लेना है कि रेजिस्टेंस को अगर लेंथ वगैरह स्ट्रेच कर दिया तो क्या हो जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूं बच्चों, डिफरेंट फॉर्मूलेज आपको अडाप्ट करना है जब रेजिस्टेंस के क्वेश्चन आ जाएं। तो एक फॉर्मूला तो 10th के बच्चों का है, वो कौन सा होता है, रो लिखते हैं एल बाय ए लिख लेते हैं। एक मैंने आपको आज करा के दे दिया है बच्चों, बोलो एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ एल बाय ए। यहां तक तो मेरे ख्याल से बच्चे समझ रहे होंगे क्या बोलना चाह रहा है। बट बच्चों देर आर सम ओकेशंस जहां सामने वाला कहता है, देखना जानबूझकर कहते हैं सामने वाले कि ये आपका रेजिस्टेंस था बच्चों, राइट, ये आपका रेजिस्टेंस था, तो इसके पास कुछ लेंथ था, एरिया था और किसी मटेरियल से बना था। इसको इन्होंने क्या करा ना, स्ट्रेच कर दिया बच्चों, इस तरह से पकड़ के इसको खींच दिया। स्ट्रेच करने का मतलब है इन लोगों ने ना नया रेजिस्टेंस नहीं लाऊंगा, उसको स्ट्रेच किया होगा तो जो नया लेंथ यहाँ हो जाएगा और जो एरिया होगा बच्चों उस पर ही फर्क पड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। इन दोनों में एक ही चीज कांस्टेंट हो सकती है, वो हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, फाइनल वॉल्यूम के। तो एरिया इंटू लेंथ इक्वल्स टू हो जाता है एरिया डैश इंटू लेंथ डैश। कई क्वेश्चन आप इससे भी लगा पाओगे, है ना। बात समझ में आ रही है बच्चों, है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ ही तो होता है, और क्या हो जाता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, नया वाला एरिया नया वाला लेंथ, दोनों का प्रोडक्ट बच्चों बराबर ही आना है। या 2 5 10 करो या 10 1 10 करो, बात तो उतनी निकलती है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी है। अब इसके कुछ और फॉर्मूले होते हैं जो परसेंटेज में बताए जाते हैं। तो बच्चों इसके लिए पर नेक्स्ट पे चलते हैं, ये हो जाएगा इसका 4th वाला पॉइंट। थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखना है इसको, स्ट्रेच कर देने वाले क्वेश्चंस के बारे में बतलाया जा रहा है, ठीक है। when the length is increased less than 5%, 5% या कई बुक में 10% भी डला होता है बच्चों। तो आर का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा और उससे अपने आंसर आ जाएंगे। मैं आपको बतलाता हूँ क्या होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बोल जल्दी बेटा, एनीबडी, एल बाय ए, है ना। तो यहां पर उनको मालूम है कि वॉल्यूम डज नॉट चेंज, वॉल्यूम डज नॉट चेंज इन, जब भी आप क्या करते हो, स्ट्रेच करते हो, राइट। तो आर लिखा हुआ है बच्चों, रो लिखा है, आंसर लाने के लिए इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड में एल और एल से कर देता हूं। तो इंटेंशनली ऐसा काम करा है मैंने। ये क्या बन गया, कोई दिक्कत। तो आपके पास बच्चों एक नया फॉर्मूला आ गया रेजिस्टेंस का, वो हो जाएगा रो इंटू बोलो एल का स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम। अपन अगर 10th 11th क्लास में यूनिट चैप्टर पढ़ा हुआ है बच्चों और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ा हुआ है, तो मैं लिख लेता हूं यूजिंग रिलेटिव एरर कॉन्सेप्ट। ये कुछ याद आया बच्चों, आर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर बाय आर, और रो बाय वी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म है, जो पावर होती है वो सामने आ जाती है। और ऐसा लिखते हैं ना अपन लोग, डेल्टा एल बाय एल, फिर दोनों के दोनों एंड पे क्या करते हैं अपन, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज in resistance equals to 2 times of percentage change in length। 11 का रिकॉल कर लो, इतनी बताने की जरूरत भी नहीं है मेरे को, कोई टेंशन लेना नहीं है। ये फॉर्मूला होगा बच्चों, जितना लेंथ में चेंज करोगे उसका डबल होके मेरा रेजिस्टेंस चेंज होगा। अब बोलोगे सर उल्टा भी तो कर सकते थे आप, उल्टा इन द सेंस रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आया था अपने पास, बोर्ड पे देखते रहिए, आर का फॉर्मूला आया था बच्चों, रो लिखा था एल बाय ए होता है, राइट। 10th का बच्चा भी जानता है। तो लेंथ से मल्टीप्लाई करने की बजाय उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर लो ना भाई, क्या दिक्कत है आपको। अब क्या होगा जल्दी बोलो, न्यूमरेटर में बन रहा है वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। अब पता है क्या हो रहा है, आर इक्वल्स टू बोलो रो वी डिवाइड बाय ए का स्क्वायर। बच्चों ये भी एक फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहां से हो जाएगा डेल्टा आर बाय आर। हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, तो रो और वी क्या है, कांस्टेंट है,
पावर क्या होती है बच्चों, सामने आ जाती है, और ये हो जाएगा डेल्टा ए बाय ए। इंटू कर देंगे इसमें 100 का लेफ्ट साइड में भी और 100 का बच्चों राइट साइड में भी। ऐसा करते ही मिल जाएगा मुझे परसेंटेज चेंज। ये सारे ऑप्शन में आ सकते हैं अपन को। 2 टाइम्स ऑफ, बोलो, परसेंटेज चेंज इन एरिया। यहां तक का आया। बहुत बच्चों बहुत रेयर ओकेशन में ना अपन को डेंसिटी में भी उलझाने की कोशिश करेगा सामने वाला, तो उससे कैसे निपटना है वो भी देख लो। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बोलो कितना होता है, रो एल बाय ए। हाँ या ना बोलो भाई। इसको अपन ने कैसा लेकर आया, रो लेकर आया, एल का स्क्वायर लेकर आया, नीचे वी लेकर आया। बोलोगे यस सर लेकर आया। रो का मतलब यहाँ पे रेजिस्टिविटी है। क्या है, इन जूनियर क्लासेस हमको डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ाया जाता है मास अपॉन वॉल्यूम। बोलोगे ये सर पढ़ाया जाता है, तो रो से कंफ्यूजन हटाने के लिए ना मैं इसकी डेंसिटी को डी से बता रहा हूं। किससे बता रहा हूं बच्चों, डेंसिटी डी से। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, इस एक्सप्रेशन से वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एम बाय डी, वो यहां आ जाएगा। देयर फोर रेजिस्टेंस बिकम्स, रो लिखोगे एल का स्क्वायर लिखोगे, वॉल्यूम की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों। हाँ, तो ये सारे भी फॉर्मूले हो सकते हैं आपके रेजिस्टेंस के, भूलना नहीं है किसी को। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये रो वाला एल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, स्ट्रेच करने वाला है। कई बार इस फॉर्म ऐसे फॉर्मूल्स को भी पढ़ते हैं बच्चों। एवरीबडी पे अटेंशन। क्वेश्चन ने बहुत सिंपल सी बात भाषा में बात करी है अपन से, जो लेंथ है अपने रेजिस्टेंस का उसको बढ़ा करके स्ट्रेच करके 3 टाइम कर दिया है। मतलब जो नया वाला लेंथ होगा वो 3 टाइम्स पुराना वाला लेंथ हो जाएगा। क्लियर, इतना ही, इतनी सी बात बोली है। तो बच्चों स्ट्रेच करते वक्त उसका मटेरियल थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसका वॉल्यूम थोड़ा ना चेंज हो जाएगा बच्चों। गेटिंग माय पॉइंट। तो वॉल्यूम कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना आ रहा था बच्चों, रो आता था आपका एल बाय वी, और ये एल का स्क्वायर। किस किस को पता है ये वाला फॉर्मूला बच्चों। अरे यार क्या कर रहे हो आप लोग। आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए पढ़ा हुआ है अपन ने, मल्टीप्लाई मार दो, डिवाइड कर दो एल एल से, तो आपको मिल जाएगा ये वाला फॉर्मूला। क्यों करवा रहा हूं ऐसा मैं, क्योंकि लेंथ के टर्म में आंसर लाना है मुझे। आया क्या। तो नया वाला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो तो पुराना ही रहेगा, वॉल्यूम कौन चेंज कर सकता है, तो नए वाले लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों 3L का स्क्वायर करना था और कुछ नहीं करना था अपन को। कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ रो एल का स्क्वायर बाय वी। ये क्या है, ये क्या है, पुराना वाला। हाँ, या तो आई डैश बाय आर करके पूछ लेगा तो कर देना उसको, 9:1, है ना। इतनी टेंशन थोड़ा लेना होता है अपन को। बन जाए एग्जाम में आया तो 2 टाइम करेगा, 3 टाइम करेगा, कैसे भी कर सकता है वो। हाँ, इसको एक इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप लोग, जो बच्चे कुछ कह रहे हैं अपने क्लास में कि सर आपने इससे क्यों नहीं करा, रो एल बाय ए वाले से क्यों नहीं करा। तो बच्चों मैं चाहूं तो उससे भी करूं, तो आर डैश की जगह पे ये एल डैश और ए डैश हो जाएगा। तो आपको ऐसा बताना पड़ेगा मुझे कि आर डैश का मतलब है रो, एल डैश हो जाएगा 3L, लेकिन ए डैश के लिए अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। वो सॉल्व कैसे होगा अपना, वो वॉल्यूम वाली इक्वेशन से। इससे यहाँ लिखवा है ना ए इंटू एल बराबर ए डैश इंटू एल डैश, उससे होगा बच्चों। पहले एरिया निकल कर आएगा, चलो निकाल देते हैं वो अपन। वी ऑलरेडी नो दैट एरिया इंटू लेंथ बराबर नया वाला एरिया इंटू नया वाला लेंथ। एरिया इंटू लेंथ बराबर ए डैश लिखा है बच्चों, और यहाँ पे हो जाएगा 3L। इससे इसको हटा दो, कितना आया ए डैश, A/3 आया ना। अरे हाँ ना बोलो, ये A/3 आ रहा है, इस A/3 को उठा करके यहाँ पे रख दो, ये हो जाएगा A/3। 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ रो एल बाय ए। वो कहावत है ना, ऐसे देखो या ऐसे देखो बात तो वही है। तो 9 इंटू आर मतलब, ठीक है। ज्यादा इजी बच्चों ये वाला है। आई वुड सजेस्ट कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, रो कांस्टेंट होगा, उससे ज्यादा सोचना थोड़ी होता है अपन को, ठीक है। और जो फाइनल कंक्लूजन है कि आर किस पे डिपेंड करेगा, तो बच्चों वो लेंथ के स्क्वायर पे होगा। तो एमसीक्यू वाले बच्चे इसको देखते भी कर सकते हो बिना पेन पेपर उठाए।
लेंथ बढ़ेगा उसके स्क्वायर से बढ़ेगा, बात खत्म। 3 टाइम बोला तो 9 कर देना। ये तो आखिर में लिखवाता ही हूं मैं, लेकिन सॉल्व कैसे करना है बोर्ड में आ गया तो ऐसे करोगे, और एमसीक्यू में आया तो बोलो भाई स्क्वायर हो रहा है तो 9, डबल होगा तो 4, खत्म। दिक्कत